धन्यवाद है सभी का। यहाँ पर मंच पे सभागार में उपस्थित नगर निगम के पार्षद हैं, उनका भी स्वागत है। वीर कुमार जी के पुराने साथी यहाँ पर दिख रहे हैं, यहाँ पर सुभाष जी और कमल जी वगैरह, आपका भी स्वागत है। हमारे यहाँ पर वे सभी लोग जो यहाँ पर हैं, सबकी कोई ना कोई पुण्य और स्मृतियाँ वीर कुमार जी के साथ जुड़ी हुई है। आप सभी का जहाँ पर उपस्थित नगर निगम के पार्षद, जनता युवा महिला मोर्चा के जिला अध्यक्ष, आप सभी का स्वागत है। मैं सभी का एक साथ ही सबका स्वागत कर देता हूँ। किसी व्यक्ति से नाम लेना चाहे बहुत लंबा कार्य हो जाएगा, और किसी भी कार्यक्रम की रूपरेखा बनाने से पहले आए हुए अतिथियों का स्वागत करना सनातन धर्म की पहचान है। इसलिए और यहाँ पर बहुत सारे सनातन धर्म के अनुयायी और उनके पथ प्रेरक भी यहाँ पर उपस्थित हैं, किंतु स्वागत की घड़ी में मैं सबसे पहले स्वागत करवाना चाहूँगा अजमेर की प्रथम महिला जो यहाँ पर उपस्थित हैं, नगर निगम के महापौर आदरणीय श्रीमती ब्रिजलता जी हाड़ा। निवेदन करूँगा श्री कुलदीप सिंह जी से, श्री राजेश जी मकवाना, माफ कीजिएगा, राजेश जी मकवाना से आएँ और हमारे महापौर का स्वागत करें। श्री राजेश जी मकवाना। यहाँ पर मीनू दीदी और भाभी जी उपस्थित है। मैं वीर कुमार जी की सिस्टर मीनू दीदी भी यहाँ पर उपस्थित है। अगर आप पधारें तो शायद ऊपर पर मंच पर पधार सकते हैं मुझे प्लीज़, क्योंकि आप परिवार से और भाभी भी यहाँ पर उपस्थित हैं। आप दोनों से निवेदन है कि आप एक बार मंच पर जरूर पधारें, क्योंकि आपका सानिध्य अत्यंत सौभाग्य की बात है कि हमारे बीच में हमारे आदरणीय और अजमेर के लाडले आदरणीय वीर कुमार जी भाई साहब की पत्नी श्रीमती मोनिका भाभी भी यहाँ पर उपस्थित है। मीनू भाभी, मैं आपसे भी निवेदन करना चाहूँगा कि आप भी मंच पर पधारें। हालांकि आप हमेशा हमसे मतलब सिर्फ आपका सानिध्य हमें मिला है, मुझे मालूम है, आप कभी मंच पर कभी नहीं आए आप, लेकिन अगर आज पधारेंगे तो हमारे को थोड़ा सा अच्छा लगेगा। कृपया करके हमारे लिए पधारना है। एक बार जोरदार तालियों के साथ मीनू भाभी का स्वागत करें। वैसे भाभी हमेशा मंचों से दूर रही है, ये इनकी मतलब ये सदा निष्ठाचार रही है कि भाभी कभी भी इन्होंने कभी वीर कुमार स्वर्गीय वीर कुमार जी के बाद कभी भी कोई मंच साझा नहीं किया। ये इनकी मैं इनके संस्कार ही कह सकता हूँ भाभी के। आपका भी स्वागत है। स्वागत के क्रम में मैं स्वागत करना चाहूँगा डिप्टी मेयर आदरणीय श्री नीरज जी जैन का, और कुलदीप सिंह जी से निवेदन करूँगा, भाभी आपको दीदी पता है, कुलदीप जी से निवेदन करूंगा कि आदरणीय नीरज जी जैन का स्वागत करें। इस सभागार को वीर कुमार जी की अगर यादों को कोई ताजा कर सकता है और सच्चे मन से और श्रद्धा से ताज़ा कर सकते हैं तो शायद वो हमारे बीच में धर्मेंद्र जी भाई साहब, जो कि पूर्व महापौर अजमेर नगर निगम के विराजमान हैं। उनके स्वागत के लिए मैं श्री अमित जी चेनानी से निवेदन करूंगा कि वे आएँ और धर्मेंद्र जी का स्वागत करें। श्री अमित जी चेनानी।
आपके जितने यहाँ पर हमारे संत महात्मा बैठे हैं, आपके आशीर्वाद के तले इनका स्वागत कराना चाह रहा था महाराज, इसलिए पहले हमने हमारे मतलब यहाँ पर उपस्थित कि अब मैं निवेदन करना चाहूँगा हमारे पुष्कर के कपालेश्वर महादेव के महंत श्री शिवानंद जी महाराज यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं रंजीत सिंह जी और श्रवण कुमार जी से निवेदन करूँगा, ये हेड ऑफ द फैमिली है महाराज, इनका आशीर्वाद और इनका सब कुछ अंत में होगा, इसलिए गुरु जी ये हमारे सबके बड़े हैं, आज सबके मुख्य अतिथि हैं, इसलिए रंजीत सिंह जी से निवेदन करूंगा। रंजीत ठीक है, सरवण जी आगे का हमारे बीच में कपालेश्वर महादेव के संत श्री वासुदेवनंद जी गिरी भी महाराज मौजूद हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की अध्यक्ष आदरणीय श्रीमती भारती श्रीवास्तव जी से निवेदन करूंगा कि वे आप पधारें और उनका स्वागत करें। श्री वासुदेवनंद जी गिरी। हमारे बीच में गोकुल धाम आश्रम के संत श्री वीरभद्र जी महाराज भी उपस्थित हैं। मैं निवेदन करना चाहूँगा श्री राहुल जी जायसवाल से, वे शायद उपस्थित नहीं है। वीर कुमार जी के परम अजीज मित्र आदरणीय श्री कमल प्रकाश जी के स्नानी उपस्थित हैं। मैं निवेदन करना चाहूँगा कमल जी पधारे और गोकुल धाम के आश्रम के संत श्री वीरभद्र जी का स्वागत करें, माल्यार्पण करें और दुशाला भेंट करके उनके साथ। मित्रों, एक बार परिचय के क्रम में फिर एक बात बताना चाहूंगा कि आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे संत श्री जितेंद्रानंद सरस्वती महाराज जी यहाँ पर उपस्थित हैं। अजमेर की महापौर आदरणीय श्रीमती ब्रजलता हाड़ा जी से निवेदन करूंगा कि वे हमारे मुख्य अतिथि जी का एक बार स्वागत कर तुरंत दुशाला भेंट करें। श्रीमती ब्रजलता जी। राष्ट्रीय संत श्री कृष्णानंद जी महाराज भी हमारे साथ उपस्थित हैं। उनके स्वागत के लिए मैं निवेदन करना चाहूँगा, हमारे बीच में सुभाष जी खंडेलवाल यहाँ पर उपस्थित हैं कि आप आएँ और राष्ट्रीय संत श्री महाराज का स्वागत करें। राष्ट्रीय संत कृष्णानंद जी महाराज। हमारे बीच में अजय शर्मा जी रिटायर्ड डीजे भी यहाँ पर उपस्थित हैं। अजय शर्मा जी के स्वागत के लिए मैं इस कार्यक्रम के थ्रू, क्योंकि सेंटर ऑफ एपी सेंटर है, आदरणीय श्री विनोद जी से निवेदन करूंगा कि आप पधारें और अजय शर्मा जी का स्वागत करें। इस कार्यक्रम के आज सूर्य कहते हैं ना एपी सेंटर जो है वो शायद विनोद जी हैं। एक बार विनोद जी के लिए भी जोरदार तालियां बजाकर अब मैं निवेदन करूंगा भाई साहब से कि आगे का कार्यक्रम है। हमारे देवेंद्र सिंह जी भाई साहब ने सभी का स्वागत सत्कार करवाया, बहुत बहुत उनका भी, हमारे देवेंद्र जी भाई साहब का भी हमारे सरवण जी भाई साहब के माध्यम से स्वागत किया जाए। तो प्लीज एक बार स्वागत के लिए आप पधारें। स्वागत की लहर में देखिए तालियों की गड़गड़ाहट बहुत जरूरी होती है। तालियां ऐसी बजनी चाहिए कि आदमी जो मंच पे बैठे हुए हैं उनको लगना चाहिए कि वास्तव में हमारे श्रोतागण हमें सुनने के लिए आए हैं। और यहाँ पे जिस घड़ी का लिए हम यहाँ आए हैं, जिस चीज के लिए यहाँ आए हैं,
वो एक बहुत अच्छी चीज़ के लिए यहाँ आए हैं, जो आपके सामने ये वीर कुमार भाई साहब का प्रदर्शित हो रहा है। यह बुक इसलिए हमारे समाज के लिए विनोद जी भाई साहब ने दी है कि इन भाई साहब ने बहुत कम समय के अंदर हमारे अजमेर के अंदर बहुत अच्छा इतिहास रचा है। बहुत कम समय के अंदर इन्होंने इतना अच्छा इतिहास रचा है, उसी की लय में हमारा पूरा नगर निगम चल रहा है। हमारे सभी नगर निगम महापौर साहब, पूर्व महापौर साहब, ये सभी लोग उनके मार्गदर्शन पे बहुत अच्छे अच्छे कार्य करते हैं। हमारे अजमेर को बहुत एक अच्छी हर जगह पहचान दे रहे हैं। ये इन लोगों के जो हमारे भाई साहब हैं, इनके माध्यम से हम लोगों के लिए बहुत बहुत इनका स्वागत है। अब मैं सभी शुरुआत जो धर्मेंद्र जी भाई साहब से चाहूँगा कि 5 मिनट कुछ वीर कुमार जी भाई साहब के लिए शब्द बोलें, तो कृपया करके प्लीज आप पधारें और 5 मिनट भाई साहब के लिए शब्द बोलें। मैनचेस्टर आदरणीय गुरुवर, ये मंच है परिपूर्ण धर्म के कारण, ये मंच है परिपूर्ण राजनेताओं के कारण, ये मंच है परिपूर्ण न्याय व्यवस्था से जुड़े हुए व्यक्तित्व के कारण। ऐसे संपूर्ण सम्मानित मंच, समुपस्थित अजमेर के प्रबुद्ध नागरिकगण, मातृशक्ति, युवा साथी, मैं इस अवसर पर विनोद जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं। विनोद जी को एक तरह से ये माने कि आप, ये मिशन वीर कुमार जी, ये आदमी गुजरात से आता है, गुजरात से आकर हर साल उनकी पुण्यतिथि पर, जयंती पर कार्यक्रम करता है, अजमेर शहर की जनता को जुटाने का प्रयास करता है, इनकी स्मृति ताजा रहे इसका प्रयास करता है। और आज भी ये जो दृश्य हमारे सामने उपस्थित हुआ है, ये विनोद जी और विनोद जी की टीम के कारण हुआ है। इसलिए विनोद जी और विनोद जी की टीम को मैं बहुत बहुत धन्यवाद पेश करता हूं। जिस व्यक्तित्व के पुस्तक विमोचन का यह कार्यक्रम संपन्न होने जा रहा है, जैसे रामायण के अंदर भगवान राम थे तो अच्छे पुत्र थे, अच्छे भाई थे, अच्छे पति थे, अच्छे राजा थे। इन सारा का सारा व्यक्तित्व मिलता है तो भगवान राम के चरित्र में मिलता है। ठीक इसी प्रकार से अगर देखें तो एक मित्र किस प्रकार से हो सकता है, ये वीर कुमार जी में देखा जा सकता है। एक राजनेता के गुण क्या होते हैं, ये वीर कुमार जी में देखा जा सकता है। एक गुरु क्या होता है, ये वीर कुमार जी में देखा जा सकता है। इस प्रकार के संपूर्ण, कोई बहुत अच्छे राजनीतिक परिवार से ये व्यक्ति जुड़ा हुआ हो ऐसा नहीं। रेलवे के अंदर पिताजी का काम था, सामान्य तोपगढ़ा के अंदर और डीएवी स्कूल के अंदर अपनी पढ़ाई की, डीएवी कॉलेज के अंदर अपनी पढ़ाई की। आर्थिक रूप से भी मजबूत नहीं थे, राजनीतिक रूप से भी मजबूत नहीं थे, सामाजिक क्षेत्र से भी पारिवारिक रूप से मजबूत नहीं थे। अगर ऐसी परिस्थिति में कहीं दूसरा आदमी होता है तो फिर वो दोष देने लगता है अपने भाग्य को, अपने परिवार को, अपने समाज को, अपनी परिस्थितियों को। किंतु उस व्यक्ति ने कभी इस बात का दोष नहीं दिया। उन परिस्थितियों में से निकल कर अजमेर के शिखर पे पहुंचे तो वो पहुंचने वाले वीर कुमार। इसलिए उनके जीवन से भी हमारे प्रेरणा लेनी चाहिए। मित्रों, सार्वजनिक और राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हुए कई बार चुनाव लड़ते हुए व्यक्ति हार जाता है। हारने के बाद उसका मन बहुत कच्चा हो जाता है और वो समाज को, मतदाताओं को दोष देते हुए इस प्रक्रिया से विलुप्त हो जाता है।
मैं याद दिलाना चाहता हूँ 90 और 95 के जब चुनाव था तो जड़ा हाथीबाटा में, तब यही जो वीर कुमार जी अजमेर के सिरमौर बने, हाथीबाटा वाले चुनाव में 90 से 95 वाले में वो चुनाव हारे थे, किंतु उन्होंने वहां इतिश्री नहीं की, अपने काम को नहीं रोका और आने वाले साल में उस मुट्ठी को बांध कर जब चुनाव के समर में उतरे तो हम सबको पता है कि 95 से 2000 वाले के चुनाव उन्होंने जीता और अजमेर के सभापति के रूप में वो यहाँ पर स्थापित हुआ। अजमेर शहर को, नगर परिषद को उससे पहले हम सब लोग के पटल में था कि एक झाड़ू लगाने वाली संस्था है, लाइट जलाने वाली संस्था है और छोटे मोटे कोई काम कर दे उस वाली संस्था है, किंतु उन्होंने सामाजिक सरोकार से किस प्रकार से नगर परिषद को और जनता को जोड़ा जा सकता है इसके उदाहरण प्रस्तुत किए, जिसमें आपको देखने को मिलता है दशहरा महोत्सव, गरबा महोत्सव, कृष्ण जन्माष्टमी और अन्य अशोक का बादशाह मेला, ये सब आपको देखने को उनके सांस्कृतिक उत्सव में मिलता है ताकि जन परिषद के साथ जुड़ सके। एक गुरु क्या होता है, समय कम है, बहुत बैठे लेकिन इनके बारे में जितना बोलेंगे उतना कम है। गुरु क्या होता है, एक बात को मैं उदाहरण के रूप में पेश करता हूं। मैं उनके वकालत में जूनियर था, गुस्से के भी तेज थे, किसी कारण से किसी बात पे इनको मेरे पे गुस्सा आ गया और उन्होंने मेरे को सबके बीच में डांट लगा दी। जूनियर था, गुस्सा आ गया, डांट कैसे लगा दी और वो भी सबके सामने लगा दी। इसलिए मैंने कहा इनके साथ वकालत नहीं करनी अपनी, अपन अलग टेबल लगाएंगे और मैंने लेके टेबल कुर्सी जाकर परिसर के अंदर लगा दी। उनके भी सूत्र बहुत मजबूत थे, तो राजनेता इतनी बुलंदियों पे ऐसे नहीं पहुंच पाता अगर उसको जानकारी नहीं हो। शायद किसी ने बता दिया कि धर्मेंद्र ने तो टेबल कुर्सी अलग लगा दी, तो चाहते तो क्या होता। मैं क्या था, मैं तो जूनियर था, समय कुछ नाम भी नहीं था, केवल वकालत के अंदर आया था। ये पुंज थे, चाहते तो छोड़ देते कि चलो चला गया, नाराज हो गए तो क्या बात है, कोई बात नहीं, चला गया तो जूनियर 1 नहीं 10 आएंगे। किंतु लैंडलाइन फोन होता था, उस लैंडलाइन फोन पे उन्होंने मेरे को फोन किया कि बहुत ज्यादा बड़ा हो गया कि जो एक डांट खाकर भी मेरी अगर तू अलग टेबल कुर्सी लगाना चाहता। मेरे बच्चों को ध्यान है कि वो क्षण वो भी टेलीफोन पर रो रहे थे और मैं भी टेलीफोन पर रो रहा। मेरे को कहा कि सुबह कोर्ट खुलने से पहले वो टेबल कुर्सी गायब हो जानी चाहिए। भाइयों, उनके आदेश को मान के मैं रातों रात वहाँ पे भागा, कैंपस में से उस टेबल कुर्सी को हटा दिया। आज भी वो टेबल कुर्सी पता नहीं कहाँ पड़ी है, किंतु आज भी वो जो टेबल है जिस पर हम वकालत करते हैं, 10 वकील उस पर काम करते हैं, आज भी वो टेबल और आज भी वो ग्रुप हमारा वीर कुमार जी के टेबल और ग्रुप के नाम से मानते हैं। गुरु भी किस प्रकार से ये हो सकता है, ये हम चीजों से देखने को मिलता। एक इनका अंतिम बात से उदाहरण, एक उनके पत्थर आपको लगे हुए कहीं नहीं मिले, उद्घाटन पर विश्वास नहीं करते, पत्थर पे नहीं लगाते थे। आज के समय में तो 1-2 की नाली भी बढ़ा दी तो जाके पत्थर पहले होता है 5000 का। तब हम उनको कहते थे कि भाई ये पत्थर आप नहीं लगाते हो, तो क्या मैं पत्थर पे नाम लिखवाना नहीं चाहता, मैं दिलों पे नाम लिखवाना चाहता हूँ। ये उनकी वो बात थी, जिसकी वो शैली थी। इस शैली के बाद, इतने समय के बाद भी आज हम उनको याद कर रहे हैं। विनोद जी, आपका बहुत आभार कि आपने पुस्तक निकाली। पुस्तक एक मित्र होता है, एक महत्व होता है, एक जानकारी देने वाला। नहीं तो जिन्होंने इनके साथ समय गुजारा है, जिन्होंने उनको समय को देखा है, वो उनके नेतृत्व शैली, व्यक्तित्व, कला को जान सकता है। किंतु अगर मैं उनके बारे में किसी को बताऊंगा, किसी को कहूंगा, तो उतना मर्म के साथ उसको समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि इनसे पहले भी कई बड़े बड़े नेता हुए, अगर उनकी बात कोई कहता है तो उसकी जानकारी नहीं। आज जो 20 साल या 22 साल का छात्र है, बच्चा है, उसको अगर कहेंगे वीर कुमार जी ऐसे थे, तो उसको पता नहीं, क्योंकि 20 साल पहले उनका देवसान हो गया, उसको पता नहीं। किंतु उनकी याद जिंदा रहे, तो उसके लिए किताब का विमोचन है, ताकि किताब घर घर तक पहुंचे, जन जन तक पहुंचे, आदमी के पास तक पहुंचे कि नेता किस प्रकार से बनना चाहिए। आज के समय में पानी की समस्या के लिए
अधिकारी को बुलाया, लताड़ पिला दी, अखबार में फोटो आ गई, अखबार में न्यूज आ गई। अब बेचारा वो पानी मांगने वाला जा रहा है कि साहब मेरे घर पे पानी नहीं आ रहा है। तो नेताजी कहते साहब मैंने तो अधिकारियों को लताड़ पिला दी, अखबार में भी आगे पढ़ लिया होगा आपने। मैं कहा जी आपने तो बहुत कुछ कर लिया, मेरे घर में तो पानी नहीं आ रहा। तो आदमी को पानी चाहिए, वो जाके वीर कुमार ऐसी शख्सियत था जो सड़क पर लड़ता था, आधी रात को जाके लड़ता था। ऐसे इसलिए इस शख्सियत को मैं बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। ये कहने को बहुत कुछ है, किंतु समय अभाव है, धर्माचार्य और जब धर्म मंच पर बैठा हो तो फिर धर्मेंद्र को ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए। इसलिए मैं अपनी वाणी को यही विराम देना चाहूँगा और मैं अपने श्रद्धा सुमन उनके चरणों में अर्पित करना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे धर्मेंद्र जी भाई साहब का। इसी कड़ी के अंदर सबसे पहले हमारे पास में एक चीज़ आई है, हमारे जितेंद्रानंद सरस्वती जी महाराज का हम सभी के माध्यम से जहाँ बैठे हैं वहाँ तालियों की गड़गड़ाहट से और एक स्वागत करना है हमारा विनोद जी भाई साहब के माध्यम से। तो प्लीज़ एक बार हमारी तालियों की गड़गड़ाहट साथ में रहे और जितेंद्रानंद सरस्वती जी महाराज का स्वागत विनोद जी चौहान साहब के माध्यम से हो रहा है। तो प्लीज़ तालियों की गड़गड़ाहट। जितेंद्रानंद जी सरस्वती अपने आप में एक बहुत बड़ी विभूति है जो हमारे बीच में आए हैं और इनका समय बहुत अनमोल है। इन्होंने हमारे लिए निकाला है, अजमेर वासियों के लिए निकाला है। ये विनोद जी भाई साहब ने मुझे रात को ही कुछ सूचना दी थी कि ये बहुत अपने समय के अंदर निकालने के बाद में यहाँ कम समय के लिए आए हैं, हमें आशीर्वाद स्वरूप देने आए हैं। इनका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। इसी कड़ी के अंदर हम अब जिन्हें बुलाने जा रहे हैं, जो आपको दो शब्द बोलने जाएंगे, वो हमारे नीरज जी भाई साहब हैं, डिप्टी। जिनकी याद में बोलने के लिए मुझे कहा है, उनका नाम लेते ही आंखों में आंसू आ जाते हैं। परम आदरणीय जितेंद्रानंद जी सरस्वती, आदरणीय शिवानंद जी महाराज, कृष्णानंद जी वीर। विधानसभा का चुनाव 10वीं क्लास में मैं पढ़ता था और सोनग्रा जी यहाँ नहीं है, सोनग्रा जी का चुनाव था और सुनहरी कॉलोनी में झगड़ा हो गया नगरे पे। चुनाव का बड़ा माहौल था। हम 10वीं क्लास में पढ़ते थे। मुझे ध्यान है कि वीर कुमार जी आए और जब जो वहाँ सामने जो विपक्षी दल था, तो एक सेकंड में उनके आते ही क्या हो रहा है, क्यों वोटिंग डिस्टर्ब कर रहे हो, इतना कहना था। मामला शांत शब्द है। दो बातें मुझे और याद आती है कि कॉलेज में झगड़ा हो जाए, हम लोग थाने पहुंच जाएं, किसी थानेदार की हिम्मत नहीं जो हमको थाने में बंद कर दे। हमसे पहले या तो वीर कुमार जी, नहीं तो उनकी टीम वहां मौजूद होती थी और आधे घंटे के अंदर अंदर हम जो छात्र नेता होते थे वो बाहर होते थे। और जब हम जाते थे उनके पास में तो एक ही बात कहते थे, अरे यार क्या छोटा मोटा झगड़ा किया है, तेरे को पता है कि इस वीर कुमार पे 13 मुकदमे अभी भी चल रहे हैं, तुम एक मुकदमे में घबरा जाते। हर साल हमको पाबंद करने के लिए नोटिस आता था। नोटिस लेके हम सीधे उनके पास जाते थे और कहते थे, धर्मू जाए एडीएम सिटी ऑफिस, सीआर चौधरी जी आज भी इसलिए याद रखते हैं, जाकर के इनकी तरफ से वकालतनामा लगा दे, कोई पाबंद वाबंद नहीं होने देना। मुझे 16 जनवरी इसलिए याद है कि मैं 15 जनवरी को उनके पास गया था। विद्यार्थी परिषद का प्रदेश अधिवेशन था कोटा में और एक विज्ञापन स्मारिका के लिए मैंने उनसे मांगा था। धर्मेंद्र जी वो बात कह चुके, तो मैंने जाकर कहा कि भाई साहब वो स्मारिका का विज्ञापन तो मिल गया, आपकी फोटो नहीं मिल रही है, आपकी फोटो दे दे तो स्मारिका के विज्ञापन में लगाना है। तो उन्होंने वही कहा, अरे मेरी फोटो तो तुम्हारे दिलों में है यार, क्या फोटो इस पे लगाएगा जिस पर कोई कचौरी रख करके खाएगा। ये शब्द मेरे को कहे थे।
और जब हमारा विद्यार्थी परिषद में हम चुनाव लड़ते थे गवर्नमेंट कॉलेज में, हम हमेशा हारते थे। और जब हारते थे, हारने के बाद तो सबसे पहले कंधा देने के लिए कोई कंधा हमको मिलता था, वीर कुमार जी का मिलता था। हारने के बाद हम उनके पास जाते थे और वो हमें उत्साह से कहते थे, अरे कोई बात नहीं, इस बार नहीं अगली बार जीतेंगे, थोड़ी मेहनत ज्यादा करो, थोड़ा संघर्ष किया करो, थोड़ा लड़ा करो। और उनका वो मनोबल बढ़ाना हमको साल भर काम करने की प्रेरणा देता था। वो मेरे आदर्श बने। और पहली बार हम चुनाव लड़े, जीते जब 1996-97 में, प्रशांत अध्यक्ष बना, मैं महासचिव बना, पूरा गवर्नमेंट कॉलेज में पैनल जीता। तो हम उन्हीं के पास गए जीतने के बाद कि भाई साहब भैरव सिंह जी को लेकर के आना है कार्यक्रम के उद्घाटन में। तो बोले कि चलो कल चलते हैं। और वो लेकर के भैरव सिंह जी के पास गए। वो मुख्यमंत्री हुआ करते थे। वो कितना बड़ा कद वीर कुमार जी रखते थे, ये वहां जाके ध्यान आता है। हमारे लिए तो वीर कुमार जी थे, हमारे चेयरमैन थे, नगर परिषद के, हमारे बड़े भाई थे, हमारे आदर्श थे। लेकिन भैरव सिंह जी के जाकर के उन्होंने इतना कहा कि बाबू साहब को बताओ वीर कुमार आया है। इतना मुख्यमंत्री के आवास में उनकी डाइनिंग टेबल पे ले जाकर उन्होंने बैठा दिया। भैरव सिंह जी सामने बैठे हुए, हम सारे बच्चे, छात्र संघ के अध्यक्ष, महासचिव, हम सब बैठे हुए, वीर कुमार जी बैठे हुए। कहा पहले नाश्ता करो, उसके बाद बात करेंगे। बोले वीर कुमार क्या आयो? बाबू साहब बच्चा छात्र संघ का उद्घाटन में खाना बुला, वो चाहे कि पहली बार जीते हैं, आज तक कभी इतिहास में जीती नहीं गवर्नमेंट कॉलेज में एबीवीपी। तो उन्होंने कहा अरे यार अपने तो डंडा अंडा चलाना हुआ ले जा, मैं क्या करूंगा आगे, तो शिक्षा वाला मामला है, ललित जी को ले जा। और छात्र संघ का उद्घाटन ललित जी से करवाया। वीर कुमार जी उसमें कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्हें ध्यान था कि गवर्नमेंट कॉलेज में स्टूडेंट यूनियन के लिए कोई रूम नहीं है। उन्होंने मंच से घोषणा की, उस जमाने में 1 लाख बहुत होता था हम जैसे स्टूडेंट्स के लिए। मंच से घोषणा की कि पहली बार विद्यार्थी परिषद जीती है तो स्टूडेंट यूनियन का रूम बने, उसका 1 लाख रुपए में, उस समय 1 लाख रुपए में बड़े कमरे तैयार हो जाते थे। मैं वहां घोषणा करता हूं कि 1 लाख रुपए नगर परिषद अजमेर देगी। मैंने उनका धन्यवाद ज्ञापित किया और कहा कि भाई साहब ये पृथ्वीराज चौहान की नगरी है, लेकिन महाराणा प्रताप हमारे आदर्श है, उनकी मूर्ति यहाँ नहीं है। आपने जो 1 लाख की घोषणा की है, उस 1 लाख से यूनियन का रूम तो हम कर लेंगे बाद में कुछ न कुछ, उससे हम महाराणा प्रताप की मूर्ति लगाना चाहते हैं। आज गवर्नमेंट कॉलेज में मूर्ति खड़ी है। और वो वीर कुमार जी को क्यों याद कर रहा हूं, वो बता रहा हूं मैं कि जब मैं वहां गया तो वहां मूर्ति पर जो स्टोन लग रहा था, सरकार बदल गई, सरकार कांग्रेस की आ गई, तो स्टोन लग रहा था तो वो प्राचार्य सब बदल गए। उन्होंने कहा कि इस पत्थर पे केवल मात्र हम इतना ही लिखेंगे, मूर्ति का अनावरण और इसमें सहयोग नगर परिषद। मैं लड़ लिया, झगड़ा हो गया, खूब हंगामा हुआ। मैंने कहा जिसने 1 लाख रुपए दिया उसका नाम क्यों नहीं आएगा इस मूर्ति में, इस यहाँ के स्टोन पे। तो मुझे वीर कुमार जी ने बुलाया। वही बात जो धर्मेंद्र जी ने कहा, क्या पत्थरों पे नाम लिखा रहा, तेरे को शहर में कहीं दिखता है कि मेरा नाम लिखा हुआ, तो तू मेरे लिए लड़ रहा। वो आज भी मेरे दिल में वो बात है, क्योंकि मुझे ध्यान है कि उनके मकान पे कहीं पर भी बोर्ड नहीं लगाता वीर कुमार नगर परिषद सभापति। कई बातें हैं जो यहाँ शेयर नहीं की जा सकती, लेकिन मुझे ध्यान है कि जब वो कोर्ट आते थे तो वकालत शुरू ही की, मतलब LLB शुरू करना शुरू किया था। आप सब जिसको आज वीर कुमार जी की टेबल, आज भी वीर कुमार जी की टेबल कहते हैं, धर्मेंद्र जी ने बताया, ऐसे भाई सब पीछे बैठे, वहां जाते ही उनकी याद आती है। और याद आता है कि वो लोहे की सामने चेयर, उनके पैर, और वो इतना इशारा करते थे, पैर दुख रहे हैं। शायद इनमें से कोई ऐसा होगा जिसने उनके पैर नहीं दबाए। और इतना आनंद आता था, ऐसा लगता था जैसे कि अपने गुरु की सेवा हम कर रहे हैं। और निश्चित रूप से वो हमारे गुरु थे। इतना ही कहकर अपनी बात का समाप्त करूंगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब का। हमारे इसी कड़ी के अंदर स्वागत भाजपा महिला मोर्चा अध्यक्ष भारती जी का स्वागत चिंटू जी के माध्यम से। तो भारती मैम आप एक बार मंच पर पधारिए। और चिंटू जी, मल्होत्रा जी,
के माध्यम से उनका स्वागत करें। भारती जी भी हमारे अजमेर की एक अच्छी शख्सियत है और जाना पहचाना नाम है, बहुत सेवाभावी है मैम, और बहुत दिली अजीज मैम है जो सभी संस्थाओं के अंदर साथ देती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना अमूल्य समय निकाला। तालियों की गड़गड़ाहट, बहुत बहुत धन्यवाद। अब इसी कड़ी के अंदर आगे छोटा सा उनके लिए, क्योंकि जो हमारे बीच में अब आके संक्षिप्त में कुछ बताने जा रहे हैं, तो उनके लिए कुछ शब्द है। फर्ज का एहसास होना चाहिए, कर्म अपने साथ होना चाहिए, कामयाबी चूमेगी हर कदम, विश्वास अपने पास होना चाहिए। तो ऐसे ही विश्वास के धनी, ऐसी आस्था के धनी जिन्होंने अपने विश्वास के बलबूते पर समाज में अपना स्थान बनाया है, आज के वो पर्सनैलिटी, वो व्यक्तित्व हमारे बीच मौजूद है। वो जो संक्षिप्त में 2-4 शब्द आपको सुनाएंगी वीर कुमार जी के माध्यम से, हमारी बहन डिप्टी मेयर साहिबा तो प्लीज वेलकम, एक तालियों की गड़गड़ाहट के साथ में उनका स्वागत करें हमारे मंच से, प्लीज। मंच पर आसीन सम्मानीय संत महात्माओं को मेरा नमन। हमारे महापौर, पूर्व महापौर जी धर्मेंद्र जी भाई साहब, उप महापौर जी नीरज जी भैया, सभी माताओं बहनों, सभी मेरे भाइयों और मेरे बड़े, आज जो वीर कुमार जी की जो जीवनी पर जो पुस्तिका का विमोचन हो रहा है, तो उनके विषय में मेरी ऐसी कोई खास बातचीत नहीं थी उनसे मेरी, और ना मैं इतना कुछ जानती थी। बस एक दो बार ही मेरी मुलाकात हुई है, तो मैं सिर्फ थोड़ा कुछ ही बताऊंगी आपको कि 95 में जब चुनाव थे, तो वीर कुमार जी को झालावाड़ से कोई व्यक्ति नहीं मिला कि इसको चुनाव लड़वाया जाए। तो उनकी नज़र मेरे हस्बैंड जो डॉक्टर हैं, जो वर्तमान में जिलाध्यक्ष हैं, उन पर नज़र पड़ी। उनको कहा कि आप चुनाव लड़ो, तो उन्होंने तो चुनाव के लिए बिल्कुल मना किया था कि मैं चुनाव में नहीं आऊँगा, कि इसमें कुछ जो अपना बिजनेस सब वो रहता है। तो उन्होंने बहुत कहा कि नहीं, आपको लड़ना है चुनाव। तो घर वाले भी सब नाराज थे कि नहीं, राजनीति बहुत खराब चीज़ है, हमारे बेटे को हम राजनीति में नहीं भेजेंगे। तो इसको वीर कुमार जी ने फिर उनको कहा, घर वालों को, कि अंकल मैं हूँ ना, आप चिंता क्यों करते हैं, कि आप एक बार लड़वाइए तो सही। तो आप देखिए आज उनके कहने पर जब वो चुनाव लड़े तो सबसे ज़्यादा मतों से वो जीते। तो ये उनके लिए मैं उनको बहुत बहुत मतलब नमन करूँगी कि उनकी वजह से ही, अगर उस वक्त वो उनकी बात नहीं मानते तो आज शायद राजनीति में नहीं होते और मैं भी शायद नहीं होती। तो मैं उनको बहुत बहुत नमन करूँगी कि इतने अच्छे चरित्र के व्यक्ति जिनको भगवान ने इतनी जल्दी हमारे से दूर कर दिया, तो उनको मैं बहुत कहना चाहिए कि श्रद्धा सुमन अर्पित करूँगी कि ऐसे जो व्यक्ति हैं बहुत कम जो है इस संसार में पैदा होते हैं, और बहुत कम जो ऐसे होते हैं जो इतना नाम कमाते हैं। तो मैं इतना ही कहूँगी, ऐसे व्यक्ति को मैं सशक्त नमन करूँगी, स्वर्गीय वीर कुमार जी को, और उन्हीं के पद चिन्हों पर मैं भी निगम में यही काम करने लगी, जैसा वो करते थे मैं वैसा ही काम कर रही हूँ। और आप देखिए चैम्बर में मैंने उनकी बहुत बड़ी फोटो लगा रखी है, आप कभी आइए और देखिए। तो मैं उनको भी अपना ही गुरु मानती हूँ, जितना मैंने उनके बारे में सुना है वैसे ही मैं कार्य करती हूँ। बस इतना ही कहूँगी, धन्यवाद। जब तक सूरज चांद रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। इस कड़ी के अंदर अब आगे हमारे मंत्रा से गोकुल धाम आश्रम के संत श्री वीरभद्र जी महाराज से संक्षिप्त में हमें आशीर्वाद स्वरूप और वीर भाई साहब जी के माध्यम से 2 शब्द इनके बोलें। प्लीज वीरभद्र जी महाराज। राधे राधे। मंच पे विराजमान संतगण,
आप सभी के चरणों में बारंबार प्रणाम। और सरकार की सेवाओं में और राज्य की सेवाओं में जो भागीदारी बने हुए पदाधिकारी हैं, उन सभी का मेरा बारंबार धन्यवाद। विनोद जी भाई साहब का धन्यवाद। आपने एक पुरानी याद ताज़ा की है, क्योंकि जिस समय आदरणीय वीर कुमार जी का निधन हुआ था या वह सभापति थे, उस समय हमारा कॉलेज का टाइम था। हम दयानंद कॉलेज के छात्र थे, इतना लंबा परिचय नहीं है, लेकिन मुझे उनकी कई चीज़ें याद है। उनका राजनीतिक का वर्चस्व, हमारे डॉक्टर साहब को, प्रियशील जी को जो उन्होंने पार्षद बनाया था, वो समय, ये कुछ समय हमें उस समय का याद है। राजनीति से मेरा कोई नाता नहीं है और मैं इस विषय में ज़्यादा जानता भी नहीं हूँ, लेकिन व्यक्तित्व के धनी थे और सम्माननीय हम सभी के लिए थे, क्योंकि उनके जीवन में और मुख में एक विशेषता जो नजर आती थी या झलकती थी, वो ये थी ईमानदारी। हर किसी के साथ बैठना और हर किसी से बात करना और हंस के करना, ये विशेषता उनकी थी। हमने तो कुछ रैलियों में, जब डॉक्टर साहब खड़े हुए थे चुनाव में, तब हमने कुछ रैलियों में उन्हें देखा था। तो ऐसा कोई भेदभाव वाला स्वभाव नहीं था उनका कि भाई इनसे क्यों बात करें या ये बच्चे हैं इनसे क्यों बात करें। सभी से मिलनसार थे। और आज उन्हीं की पुस्तक का विमोचन हम सभी के बीच में होगा, तो जितनी जानकारी मुझे थी और जितना मेरा उनसे परिचय था, तो मैं तो यही आशा करूंगा कि पीछे वाली जो पीढ़ी, चाहे राजनीतिक क्षेत्र में हो या अन्य प्रशासनिक क्षेत्र में हो या अन्य अपने किसी भी जीवन की कर्म भूमि पे किसी पे भी चले, तो शौर्य के साथ चले, ईमानदारी के साथ चले और उनके जीवन को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। हिंदू संस्कृति को उसकी अति आवश्यकता है। धन्यवाद, आप सभी का बारंबार धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद वीरभद्र महाराज साहब का। इसी कड़ी के अंदर पुष्कर कपालेश्वर महाराज के संत वासुदेवानंद जी गिरी महाराज जी आपके समक्ष दो शब्द आपको बोलेंगे, पर उससे पहले हमारे चेतन जी माली साहब उनका स्वागत करेंगे। तो कृपया चेतन जी माली साहब वासुदेवानंद गिरी जी महाराज का स्वागत करें। तालियों की गड़गड़ाहट। और वासुदेवानंद जी महाराज से कहेंगे कि दो शब्द संक्षिप्त में आकर हमें सभी को आशीर्वाद स्वरूप बोले। वासुदेवानंद जी महाराज, वासुदेवानंद जी महाराज। देवानंद गिरी जी, देवानंद जी, सॉरी। यामाश्रित्य पुष्पितोऽहं सर्वतन्त्रार्थकामने नमामि भगवतीं तां भक्तमुक्तिप्रदायिनीं। मंच पर विराजमान आदरणीय श्री 1008 श्रीमद स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती जी महाराज, अखिल भारतीय संत समिति के राष्ट्रीय महामंत्री एवं गंगा महासभा के महामंत्री एवं काशी विद्वत परिषद के संरक्षक
महोदय एवं स्वामी कृष्णानंद जी महाराज तथा अन्य उपस्थित संत वृंदो, वर्तमान अजमेर की महापौर शक्ति स्वरूपा आदरणीय महापौर जी, पूर्व महापौर जी धर्मेंद्र जी तथा वर्तमान उप महापौर जी नीरज जी, और इस कार्यक्रम का आयोजन करने वाले विनोद जी, सबको मैं बहुत बहुत अभिनंदन और बहुत बहुत धन्यवाद प्रस्तुत करता हूं। और जो भी उपस्थित है सभी को मैं अपनी ओर से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। इसके साथ ही आज इस बाटी के लाल वीर कुमार जी को मैं अपनी ओर से श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए उनको बहुत बहुत नमन करता हूं। कोई व्यक्ति इतिहास में हम बहुत लंबी नजर डाल के देखेंगे तो स्वामी विवेकानंद जी बार बार हर गांव में या हर सिटी में पैदा नहीं होते, जन्म नहीं लेते हैं। भगत सिंह भी हर गांव या बार बार युग में पैदा नहीं होते, जन्म नहीं लेते हैं। सुभाष चंद्र बोस भी सब जगह जन्म नहीं लेते हैं, हर परिवार में पैदा नहीं होते हैं। इसी प्रकार वीर कुमार जैसा नेता भी बार बार अजमेर में क्या बल्कि राजस्थान में भी पैदा होना बड़ा मुश्किल है। ऐसा क्रांतिकारी आक्रामक जो कार्यकर्ताओं को सच्चे दिल से चाहन, जैसे भी नीरज जी बता रहे थे कि कार्यकर्ताओं के प्रति कितना समर्पित थे वो। मैं बहुत ज्यादा नहीं बोलती, राजनीति की परिभाषा जो चाणक्य ने बतलाई, विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान पर पीड़नाय। राजनेता दो प्रकार के होते हैं, जनता की कृपा से शक्ति अर्जित करने के बाद उस शक्ति का जो अच्छा राजनेता होता है वो जनता के हित में उपयोग करता है, जनता की सेवा के लिए उपयोग करता है, जनता की समस्याओं का निवारण करने के लिए उपयोग करता है अच्छा नेता। और बुरा नेता जनता की कृपा से शक्ति हासिल करने के बाद जनता का शोषण करता है, कार्यकर्ताओं को धोखा देता है। अच्छा नेता जो होता है अपनी प्रतिभा का, अपने ज्ञान का उपयोग लोगों की समस्याओं को निवारण में करता है, जबकि एक स्वार्थी नेता सिर्फ अपने मतलब के लिए बुद्धि का उपयोग करता है। यदि किसी अच्छे नेता के पास धन आ जाए, दौलत आ जाए, तो वो किसी गरीब की मदद करेगा, अनाथ की मदद करेगा, किसी धार्मिक आयोजन में धन को खर्च करेगा, गरीबों को मदद करेगा। जब किसी चालाक आदमी के पास धन आएगा तो धन का वो दुरुपयोग करेगा। इसलिए कहा विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान पर पीड़नाय साधो खलस्य। ये साधु के लक्षण है। खलस्य साधो विपरीत मेतद। मूर्ख अर्थात दुष्ट और सज्जन नेता का यही फर्क है कि तीन चीज का जो सज्जन व्यक्ति होता है, अच्छा नेता होता है, वो जनता के हित में प्रयोग करता है। और स्वार्थी नेता जो होता है वो अपने अपने परिवार के लिए प्रयोग करता है। तो वीर कुमार जी ने अंतिम सांस तक इस अजमेर की जनता की सेवा करी, इस अजमेर के एक एक नागरिक की सेवा करी। और बहुत सारे जैसा नीरज जी जैसे हैं जो यहाँ के उप महापौर हैं, ये सब उन्हीं की देन है। यहाँ बैठे हुए अधिवक्ता महोदय पूर्व महापौर धर्मेंद्र जी, ये भी उनके शिष्य, बहुत सारे शिष्य हैं उनके यहाँ। इसलिए मैं कहूँगा धर्मेंद्र जी जैसे उनके अनेक शिष्य हैं और मैं चाहूँगा कि आज उनसे ये प्रेरणा ली जाए। प्रेरणा लेकर के हम भी उसकी तरह एक अच्छी राजनीतिक मिसाल कायम करने का प्रयास करना चाहिए। यद्यपि ये ऐसी एक भ्रांति बनी हुई है
कि राजनेताओं पे भरोसा नहीं करते लोग, राजनेताओं पे भरोसा नहीं करते, क्योंकि राजनीति में कोई किसी का दोस्त नहीं होता है स्थायी रूप से, ना कोई किसी का दुश्मन होता है। किसी व्यक्ति जो बड़ा नेता था, एक उसके लड़के ने कहा कि पिताजी मैं भी राजनेता बनना चाहता हूं, राजनेता। उसने कहा बेटे क्या जरूरत है, मैं तो कर रहा हूं राजनीति। नहीं नहीं, मैं भी राजनेता बनना चाहता हूं, राजनीति कैसे की जाती है। तो ठीक है, बनना चाहते हो कि हाँ, तो ठीक है, ऊपर छत पे जाइए। आप अपने लड़के को छत पे चढ़ा दिया, पिताजी नीचे खड़े हो गए, 2-4 कार्यकर्ताओं को और खड़ा कर दिया, कहा कि ठीक है ऊपर जाइए, आप कहा कूद जाओ नीचे, नीचे कूदो, हम आपको जमीन पे नहीं गिरने देंगे। उनके स्वयं के पिताजी और कार्यकर्ताओं कहा कि इसको जब गिरेगा तो इसको जमीन पे गिरने देना, इसको पकड़ना नहीं। जैसे उसका पुत्र जमीन पे कूदा तो पिताजी और कार्यकर्ता अलग हो गए, वो जमीन पे जाके गिरा, उसके पैर में चोट लगी। कहा पिताजी आपने तो कहा कि कूद जाओ, आप कूद जाओ, हम आपको गिरने नहीं देंगे, आप तो अलग हो गए, मेरे को चोट लगी। कहा बेटे इसलिए कहा जाता राजनीति में अपने बाप पे भी भरोसा नहीं करना चाहिए। किंतु वीर कुमार ही ऐसा नेता थे जिनकी राजनीति पे भरोसा अजमेर पूरा करता था, अजमेर जिला करता था। एक बार गणाइड़ा गांव में वो कोई छोटी सी सभा करने में, इतना ध्यान नहीं है कौन सा चुनाव चल रहा था, गणाइड़ा गांव के चौराहे पर सभा थी और उस सभा में मेरा भी जाने का मौका हुआ। तो मैंने सुना उनको, पहले बार अपनी जिंदगी में सुना। मेरे को लगा वास्तव की मरी हुई आत्मा नहीं है, सड़ी हुई आत्मा नहीं है, ये केवल कुर्सी घेर के बैठने वाला नेता नहीं है, फॉर्मेलिटी वाला नेता नहीं है, केवल जनता की कृपा से पद पे पहुंच करके केवल फॉर्मेलिटी करने वाला नेता नहीं है, ये वास्तव में सच्चा नेता है, जननायक है, जनता की सेवा करने वाला है, जनता की समस्या सुनने वाला है और जनता की समस्या का निदान करने वाला है। इसलिए जो कोई भी महापुरुष होते हैं, जरूरी नहीं है कि सन्यास के रूप में महापुरुष हो, महापुरुष तो किसी भी रूप में हो सकते हैं। हम महात्मा गांधी का अनुसरण भी करते हैं, भगत सिंह का अनुसरण भी करते हैं। भगवान ने श्री कृष्ण गीता में कहा है, यद यद आकृति श्रेष्ठा तत्तदेव इतरो जना। यदि कोई श्रेष्ठ व्यक्ति आचरण करके जाता है तो उत्तरवर्ती लोगों को वैसा आचरण करके, अनुसरण करके अपने जीवन को भी वैसा ही बनाने का प्रयास करना चाहिए। इसलिए वर्तमान में बैठे हुए नेता और भविष्य में आने वाले नेता निश्चित ही वीर कुमार जी के जीवन से प्रेरणा लेकर वैसा नेता बनने का प्रयास करेंगे और वैसा जनसेवक बनकर जनता की सेवा करने का प्रयास करेंगे। मैं इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। एक बार पुनः वीर कुमार जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। बहुत अच्छा सेवानंद जी महाराज ने जय श्री राम का नारा दिया। एक बार जोर से हम लोग भी इस चीज का कहें, जय श्री राम। और इसी कड़ी के अंदर लाडली घर के अध्यक्ष कृष्णानंद जी महाराज, जो कि बहुत ही अच्छा एक कार्य कर रहे हैं, जो अंधे बच्चों को वो पढ़ाते हैं, उनको रखते हैं और उनसे रिलेटेड वो बहुत ही सेवाभावी व्यक्ति हैं। लाडली महाराज के अध्यक्ष कृष्णानंद जी महाराज ऐसे हम लोग कुछ 2 शब्द ज्ञान के सुने और कृष्णानंद जी महाराज प्लीज संक्षिप्त में कुछ संबोधन करें। श्रीमद्वल्लभाचार्य गुरुवे शिष्य संसार हारिणे भक्त काहे कदेहाय नमस्ते चित्सदात्मनः। गौरवमय मंच सनातन धर्म के अग्रह स्वामी जी महाराज 1008 जितेंद्रानंद जी महाराज, कपालेश्वर पीठ के सेवानंद जी गिरी महाराज, वीरभद्र जी, राजे भाई साहब, बहन महापौर, उप महापौर जी और पूर्व महापौर, निसंदेह आज एक
उस व्यक्तित्व की यहाँ चर्चा चल रही है जो वास्तव में होनी ही चाहिए। अजमेर का ऐसा कोई शख्स नहीं है जो वीर कुमार जी से जुड़ा हुआ ना रहा हो। हमारा भी उनके साथ बड़ा अच्छा एक तालमेल था, बहुत निकटता के साथ उनके साथ समय व्यतीत हुआ। जब उस समय हमारे नीरज जी जैन उप महापौर जी जब कॉलेज में अध्ययन किया करते थे और सांझ के समय हमारे हनुमान मंदिर में आकर के सारी चर्चाएं हमें अवगत कराया करती थी। निसंदेह अच्छा होना एक अलग बात है, अच्छा बनना एक अलग बात है, और अच्छाई को लेकर के पैदा होना एक अलग बात है। अच्छा होना तुम्हारे हाथ में हो सकता है, लेकिन अच्छाई को लेकर के पैदा होना कई पूर्व जन्म के संस्कार होते हैं। ऐसे व्यक्तित्व थे वीर कुमार जी। एक बार जब हमें अच्छी तरह याद है, जब मुरारी बाबू की कथा से पूर्व एक चर्चा हमारे को आज स्मरण में आ रही है, हम लोग बैठे हुए थे और पार्षद के चुनाव चल रहे थे। वीर कुमार जी ने अपना पूरा जोर लगा दिया था, और पार्षद वैसे तो सबसे छोटा चुनाव होता है, इकाई सबसे छोटी है, क्योंकि एक वार्ड का मुखिया पार्षद है। तो चर्चा चल रही थी, हमने वीर कुमार जी से कहा हमारी दृष्टि में पार्षद सर्वश्रेष्ठ है। उन्होंने कहा महाराज ऐसे क्यों, पार्षद तो छोटा चुनाव होता है। हमने कहा हमने जहां तक पुराणों का अध्ययन किया है, उपनिषदों को देखा है या कथाओं के अंदर हमने जो रिसर्च किया है, हमने ये जाना है कि भगवान नारायण के जय विजय दोनों पार्षद थे, जो भगवान के साथ सदा रहे, जो भगवान के साथ निरंतर रहे, सदा रहे, जिनका सानिध्य अनंत जिन्हें प्राप्त हो, वो पार्षद। कितने भी बड़े चुनाव आप लड़ लो, लेकिन पार्षद जैसा अनूठा शब्द ना उपनिषद में है, ना वेद में, और ना ही पुराणों में है। इसलिए जीवन के अंदर हमेशा सहजता को धारण करना, क्योंकि जो सबसे छोटे से अपनी यात्रा को शुरू करता है वो बहुत आगे बढ़ जाता है, और जो अपनी यात्रा का आगाज बहुत बड़े से करता है वो बहुत जल्दी धरती पे आकर के गिर जाता है। इसलिए अपने जीवन की सुगंध को बनाए रखना, अपने जीवन की अच्छाइयों को जगाए रखना, अपने भीतर के व्यक्तित्व को कभी मरने मत देना, क्योंकि ये राष्ट्र के लिए अनिवार्य है। अच्छाई होगी तो हम किसी भी दिशा में चले जाएंगे, किसी भी गांव में, किसी भी देश में चले जाएंगे। यदि अपनी सुगंध को अपने साथ रखेंगे तो हम वहां भी अपनी सुगंध को महका करके ही आवेंगे। इसलिए अच्छाई से बड़ा और कोई गुण नहीं। हमें स्मरण में है, हरियाणा महेंद्रगढ़ के अंदर एक पार्षद चुनाव जीते। हमारा पहला विदेशी दौरा था। सरलता की जब बात चली तो पार्षद महोदय ने कहा गुरु जी मुझे भी अमेरिका ले चलो। अब हम 5-6 जने और पार्षद, हमारी भारतीय संस्कृति में धोती एक अच्छी पहचान है। अब तो पोशाक का निम्नतर स्तर आ गया है, लेकिन जो धोती एक गरिमापूर्ण, भगवान राजा राम ने, भगवान कृष्णचंद्र जी ने जिस आभूषण, जिस वस्त्र को अंगीकार किया, उससे श्रेष्ठ फिर क्या हो सकता है। अब जब हम जाने लगे तो उन्होंने अपनी धोती पहन ली और कुर्ता पहन लिया। ये बात बड़ी पुरानी है। न्यूयॉर्क के एयरपोर्ट पर हम लोग उतरे। अब धोती पहने हुए हमारे साथ पार्षद महोदय जब उतरे तो लोगों ने हमें तो कम देखा और उनकी लहराती हुई धोती को ज्यादा देखा। प्रभु आपकी, बोलना ही पड़ेगा महाराज, प्रभु आपकी। अच्छाइयों को, सहजता को हमेशा साथ रखना। आज इसी में याद आ रहा है वो क्षण, जैसे एयरपोर्ट से उतरे, हम लोग बाहर निकलने लगे तो एक अंग्रेज ने धोती की पोशाक को शायद पहली बार ही देखा होगा, तो पीछे थोड़ी धोती बनाते हैं, तो अंग्रेज ने पूछा व्हाट इज दिस। तो हमारे पार्षद महोदय ने कहा, धोती पहने हुए थे, दिस इज द धोती। अब उन्हें ज्यादा अंग्रेजी आती नहीं थी, लेकिन उन्होंने कहा दिस इज द धोती। अब फिर एयरपोर्ट के बाहर गए और जहां हम लोग रुके हुए थे वहां अंग्रेजों ने जब स्वागत किया, उनको देख के फिर हंसे, और फिर एक ने धीरे से पूछा व्हाट इज दिस। पार्षद महोदय ने कहा दिस इज द धोती, आवर कल्चर। 2-3 दिन धोती की चर्चा चली, और जहां हमें रात को रुकना था, जिस जगह हमारा निवास था,
वहाँ काउंटर पे अंग्रेज बैठा हुआ था, उसने भी वही प्रश्न कर दिया, व्हाट इज दिस। अब सुबह से हमारे पार्षद महोदय 4-5 बार जवाब देके थक गए थे, धोती धोती कह करके। अब उनकी सरलता का यह एक छोटा सा उदाहरण देखें, जैसे उस जेंटलमैन ने कहा व्हाट इज दिस, तो हमारे पार्षद महोदय को थोड़ा सा गुस्सा भी आया। उन्होंने उसकी टाई पकड़ ली और कहा व्हाट इज दिस। सुबह से मैं जवाब दे दे करके, पहले तुम ये बताओ व्हाट इज दिस। वो जेंटलमैन ने कहा दिस इज द नेक टाई। हमारे पार्षद ने कहा दिस इज द बैक टाई। बार बार धोती के लिए पूछ, दिस और बैक टाई। तो ये स्मरण न्यूयॉर्क का आज हमें बड़ा अच्छे से याद है। तो सरलता सहजता ही आभूषण है, विनम्रता साधु नाम लक्षण। विनम्रता ही साधु का गुण है। ऐसे ही गुण वीर कुमार जी में था। जितने भी साथ हम लोगों का रहा, बड़ा अच्छा, पावन और पवित्र रहा। हम उनकी दिव्य आत्मा को आज स्मरण करते हुए ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि आप जैसी महान आत्माएं बार बार अजमेर में ही नहीं, पूरे राजस्थान में अवतरित हों, ताकि आज आप जैसे अलौकिक अप्रतिम आत्माओं की आज आवश्यकता बहुत ज्यादा है। और आप पुनः बार बार इस संसार में आए ताकि हमारे समाज को दिशा और दशा मिल सके। इसी बात से हम अपनी वाणी को यही विराम देते हैं। सबका मंगल हो, सबका भला हो, सबका कल्याण। बहुत बहुत धन्यवाद कृष्णानंद जी महाराज का। इसी कड़ी के अंदर हमारे भाजपा नेता अरविंद यादव साहब का स्वागत दलजीत सिंह जी के माध्यम से किया जाएगा। तो कृपया अरविंद यादव साहब मंच पर पधारे। और दलजीत सिंह जी भाई साहब, हम सभी कहीं न कहीं वीर कुमार जी भाई साहब को दिल से चाहते हैं और दिल से उनके विषय में जानकारी और चाहते हैं। इसीलिए हम लोग यहाँ पर सभी लोग उनके विषय में सुन रहे हैं। दलजीत जी भाई साहब और चेतन शर्मा जी भाई साहब दोनों हमारे अरविंद जी भाई साहब का स्वागत कर रहे हैं। तालियों की गड़गड़ाहट। बहुत बहुत धन्यवाद अरविंद जी भाई साहब यहाँ पधारे। अब इसी श्रृंखला में हमारे मंच पर बैठे हुए विराजमान वीर कुमार जी के साथी रिटायर्ड डिप्टी डीजे साहब अजय शर्मा जी संक्षिप्त में 2 शब्द वीर कुमार जी भाई साहब के लिए बोले, तो कृपया पधारिए सर। बहुत बहुत धन्यवाद। मंच पर विराजमान महान विभूति जितेंद्र जी सरस्वती, जो अखिल भारतीय संत समिति के महासचिव हैं, उनको मैं सादर नमन करता हूं। साथ में कपालेश्वर मंदिर के महंत सेवानंद जी गिरी, उनको भी मैं सादर नमन करता हूं। इसके अलावा हमारे बीच में राष्ट्रीय संत डॉक्टर कृष्णानंद जी और मंच पर जितने भी महापौर, उप महापौर वीर कुमार जी के जो साथी रहे हैं, और आज के जो मेरे सामने विराजमान हैं, जो वीर कुमार जी से जुड़े हुए थे और वीर कुमार जी के बारे में सुना भी होगा, उन सबको भी मैं सादर प्रणाम करता हूँ। बहुत ज्यादा नहीं बोलते हुए, वीर कुमार जी वीर थे, इसमें कोई दो राय नहीं। मैंने उनके साथ में राजनीति की है। हम बीजेपी के फाउंडर मेंबर थे। जब बीजेपी बनी थी उस समय के हम सदस्य थे। उन्होंने काफ़ी राजनीति में हमको काफ़ी कुछ सिखाया। सबसे बड़ी चीज़ उन्होंने धैर्य सिखाया। जिस व्यक्ति को धैर्य हो, वो बहुत लंबी दौड़ का घोड़ा होता है। उसके बाद में मैंने वकालत भी की 7 साल। उन्होंने वकालत में भी बहुत कुछ हमको सहयोग और सिखाया। इसके बाद में मैं 96 के अंदर एक मजिस्ट्रेट के रूप में RJS के रूप में चला गया, और अभी ही पिछले साल ही मैं डिस्ट्रिक्ट जज बांसवाड़ा के रूप में मैं रिटायर्ड हुआ। वीर कुमार जी के साथ राजनीति की, वीर कुमार जी के साथ में वकालत की, वीर कुमार जी के साथ रहे। उनमें जो सबसे बड़ा गुण ये था कि वो वीर थे,
जो वीर एक हर व्यक्ति वीर नहीं हो सकता है, बाकी सब कुछ हो सकता है। वीर गुण होने से तन मन और उसके आचरण व्यवहार जो भी है सब इसमें वीरता का बिल्कुल जागृत रूप दिखाई देता था। इसलिए मैं अंत में यही कहना चाहूँगा कि हमको उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। उनको मैं सादर नमन करता हूँ और ऐसे अजमेर शहर में नहीं पूरे राजस्थान में और मैं कहता हूँ कि पूरे धरती पर ऐसे वीर पैदा हों, वीर कुमार जैसे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूँ। जय भारत, जय हिंद। मित्रों, इस कार्यक्रम के निर्णायक मोड़ के ऊपर हम लोग आज आ चुके हैं। इससे पहले कि हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय गजानंद स्वामी जी हमें आशीर्वचन दे, संत महात्माओं का आशीर्वाद दे, मैंने पहले भी जब कार्यक्रम चालू हुआ था तब कहा था कि इस कार्यक्रम की ध्रुव यानी कि एपी सेंटर जिनके निमित्त, जिनके कार्य लेखन से मैं कहता हूं कि किसी को समाहित करना, और जिंदगी इतनी बड़ी है कि 4 पन्नों में तुझे कैसे लिखूं, कि जिंदगी इतनी बड़ी है कि 4 पन्नों में तुझे कैसे लिखूं, और लिखने के बाद जब उसे पढ़ूं तो पूरी जिंदगी मुझे याद आए। ऐसा कुछ समावेश शायद हमारे आज के जो इस पूरे कार्यक्रम के जो एपी सेंटर हैं विनोद जी, तो मैं निवेदन करूंगा विनोद जी आप पधारे और आपको किस मतलब कैसे इतनी दिव्य कार्य की प्रेरणा मिली, और आपने स्वर्गीय हमारे अजमेर के ये जैसे कहते हैं ना कि शेर आज़म, तो मैं तो ये कहता हूँ हरदिल अजीज, हमारे ये शेर आज़म तो अजमेर का, ये तो मेरे पहले हिंदुस्तान के शेर आज़म बनने की इनके अंदर कुव्वत थी, लेकिन उनको आपने याद किया। मैं निवेदन करना चाहूँ कि विनोद जी आएँ और हमें साझा करें कि किस प्रकार आपको इस किताब का मतलब इस पूरे शेर अजमेर वीर कुमार जी का लेखन का आपको प्रेरणा मिली, और किस आधार मतलब किन वो कौन सा ऐसा दिव्य समय था जब आपके मन में इस प्रकार का विचार आए। आप पधारे, मंच पर पधारे और हमारे साथ साझा करें। एक बार जोरदार तालियां करके हमारे विनोद चौहान जी के लिए तालियां बनाएं कि प्लीज विनोद जी आप पधारें। वीर कुमार अमर रहे, वीर कुमार, वीर कुमार, जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, वीर कुमार, वीर कुमार, वीर कुमार। मंच पर विराजमान बड़े भैया धर्मेंद्र जी, नीरज जी, महापौर साहिबा, जितेंद्रानंद सरस्वती जी, सेवानंद गिरी जी महाराज, वासुदेवानंद गिरी जी महाराज, जज साहब, लाडली घर के संत, गोकुल धाम के संत श्री, मुझ जैसे एक अदने से, एक मामूली से वीर कुमार जी के शिष्य के लिए आप सभी जननेताओं, राजनेताओं और संत जनों ने जो समय निकाला है, इस सब के लिए मैं आपका हृदय से आभारी हूँ। आपका आशीर्वाद हमको काम करने की प्रेरणा देता है। दोस्तों, स्कूल के ज़माने से वीर कुमार जी के साथ हम लोग रहा करते थे, रणजीत जी, मैं, अजय सिंह जी, हम सब। और उस जमाने में वीर कुमार जी जहाँ कहीं भी जाते थे, जिप्सी में हमको भर के ले जाते थे, और पूरे राज्य में हमारी जो छोटी सी सेना थी उसको वानर सेना के नाम से जाना जाता था। तो हम जहाँ कहीं भी जाते थे तो कहते थे वीर कुमार जी आपकी वानर सेना आपके साथ हमेशा रहती है। तो वीर कुमार जी कहते थे कि ये वानर सेना ही मेरे प्राण है। उन्होंने जो अपनापन हमको दिया है उसके कारण ही आज हम कुछ हैं।
जो कुछ भी है वीर कुमार जी के आशीर्वाद के कारण ही है। एक छोटा सा एनजीओ चलाता हूँ, 13-14 साल तक नौकरी गुजरात में है। 23 जनवरी को मेरी टीम गुजरात से हर साल यहाँ आती है और छोटा मोटा सुंदरकांड पाठ और वीर कुमार जी को श्रद्धांजलि का कार्यक्रम आयोजित करती रहती है। वर्षों से कई लोग सोशल मीडिया पर लिखा करते थे, मेरे को फोन भी करते थे कि विनोद, जो नई पीढ़ी आई है, वीर कुमार जी की जो ब्रह्म यात्रा पूर्ण हुई, जब वो ईश्वर के पास गए, उस बात को 2 दशक से भी ज्यादा हो गया है। धीरे धीरे जो नई पीढ़ी आई है उनकी उम्र भी 22 साल हो गई, लोग भूलते चले गए। धर्मेंद्र भाई साहब जैसे लोग हैं जिन्होंने अभी तक वीर कुमार जी का परचम लहरा रखा है, तो इस पे कोई पुस्तक लिखे तो मजा आ जाएगा। 4 पुस्तकें मैं लिख चुका हूँ, 2 पुस्तकें मैंने नरेंद्र मोदी जी पर लिखी है और वो नेशनल लेवल पे है। वीर कुमार जी के बारे में गूगल पर ज्यादा कुछ नहीं, 4 वीडियो ही मिलते हैं। कई लोग उनकी उंगली पकड़ के छोटे से बड़े हो गए और इतने बड़े हो गए कि उनको नीचे कुछ फिर दिखता भी नहीं है, लेकिन हम तो आज भी जैसे थे ऐसे ही हैं। ये इनिशिएटिव मैंने लिया, पुस्तक लिखने का निर्णय लिया। धीरे धीरे लोगों से मुलाकात करी, ऑडियो रिकॉर्डिंग्स, वीडियो रिकॉर्डिंग्स, काफी कुछ इकट्ठा किया है। ये सब करने में 2 साल जैसा लगा और मैं हृदय से एक बात आज कहना चाहता हूं कि इस पूरे मिशन को पूर्ण करने में जिसने मेरी सबसे ज्यादा मदद करी तन मन और धन से, धर्मेंद्र भाई साहब जी का मैं हृदय से आभारी हूं। अगर इन्होंने मुझे हिम्मत नहीं दी होती, मैं छोटा सा इंसान हूं, मेरे पास संसाधन नहीं थे, मेरे पास उतना पैसा भी नहीं था इतना बड़ा काम करने के लिए, लेकिन भैया ने बोला, मेरे कंधे पे हाथ रख के, विनोद तू कर, मैं बैठा हूं, चिंता क्यों करता है, तू भी भाई साहब के लिए और मैं भी भाई साहब के लिए, तू कर, हम सब तेरे साथ में। और निगम परिवार, नीरज जी जैन और महापौर साहब, आपका मुझ पे ऋण रहेगा। आपने इतना विशाल हॉल उपलब्ध कराने में हमारी जो मदद करी, इस आयोजन को करने में मदद करी, पूरे नगर निगम परिवार का मैं हृदय से स्वागत करता हूं और मैं आप सबका ऋणी हूं। आज आप सबने मुझे कर्जदार बना दिया, ये कर्ज मैं कभी नहीं उतार पाऊंगा और मैं आपको विश्वास दिला दूं कि बाकी जिंदगी भी मैं वीर कुमार जी के मार्ग पर चलता रहूंगा। इतने बड़े मंच पे जहाँ इतने बड़े बड़े संत महात्मा बैठे हो, वहां विनोद चौहान जैसे व्यक्ति की कोई बिसात नहीं कि बहुत बड़ी बात बोल सके। मैं अपनी बात बस यही संक्षेप में खत्म करना चाहूंगा, क्योंकि मुख्य संबोधन जो है जितेंद्रानंद सरस्वती जी महाराज का बाकी है। और आप अजमेर की जो जनता जो मेरी आंखों के सामने बैठी है, जितने भी लोग यहाँ आए, वीर कुमार जी का परिवार यहाँ पे आया है, भाभी जी इतने साल में पहली बार किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में आई है, मैं उनको नमन करता हूँ, उनकी बहनों को नमन करता हूँ और मैं ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे इतना बड़ा कार्य करने का साहस दिया और आप लोग यहाँ मेरे छोटे से कार्यक्रम को आपने पधार कर विराट बनाया, विशाल बनाया, उसके लिए आप सबका मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। वीर कुमार जी हम सबके दिलों में हमेशा बसे रहेंगे और उनके पद चिन्हों पर चलने की हम कोशिश करते रहेंगे। अजमेर की जनता का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद विनोद जी। और मैं निवेदन करूंगा कि आपका कर्तव्य ध्वनि से स्वागत करें विनोद जी की सहजता और सरलता के लिए। एक बार इनके लिए स्टैंडिंग ओवेशन, अगर खड़े होकर एक बार विनोद जी के लिए तालियां, क्योंकि इन्होंने जिस तरीके से आप लोगों को आपका अभिवादन किया है, इनके मन मानस पटल पर जिस प्रकार की वीर कुमार जी की छाप है, एक बार जोरदार कितनी तेज तालियां बना सके उसने, ये तालियां शायद वीर कुमार जी को भी आई, अभी भी अजमेर शहर की धरती पर विराजमान है। विनोद जी आपका कर्तव्य से बहुत 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 आभार है। आपकी भावनाओं की कदर करते हुए संत श्री महात्मा का आपके पर आशीर्वाद बना रहे और आप विमोचन की तैयारी करें।
इससे पहले कि हमारे मुख्य अतिथि हमारा आशीर्वचन करें, आपसे स्थान ग्रहण करें और विमोचन के आप किताब महाराज श्री को पकड़ाएं, विमोचन हो। और मित्रों, अभी जो विनोद जी ने कहा, तो मैं आपको बता दूं कि मैंने भी वीर कुमार जी को बहुत पढ़ा है, और जो इन्होंने जो 4 वीडियोस जो बोले हैं कि यूट्यूब पे सिर्फ वीर कुमार जी के 4 ही वीडियोस अपलोडेड हैं, उसमें एक वीडियो उनका अपलोड है जो कि शायद पटेल मैदान की सभा है, और उस टाइम पे जो कांग्रेस की सरकार थी उसके खिलाफ वो बोल रहे थे, और उन्होंने उस टाइम पे एक बेबाक अंदाज तरीके से कि तुम्हें माफी मांगनी है तो मांगो सुखराम के घोटालों के, अगर तुम्हें माफी मांगनी है तो मांगो ब्लैकमेल कांड के, अगर तुम्हें माफी मांगनी है तो मांगो जलियांवाला बाग के लिए, अगर तुम्हें माफी मांगनी है तो मांगो उस भोपाल के। मतलब इस प्रकार की इन्होंने जो एक माफी की जो सीरीज लिखी थी, मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि उसकी मैंने कॉपी करी, मेरा भी यूट्यूब पे भाषण है, और मैंने उसको अमेरिका के अंदर जब मेरे को जब अमेरिका जाने का मौका मिला और वहां पर जब इंडियन कम्युनिटी को जब एड्रेस करने का मौका मिला, तब मैंने उनको अनुसरण करके उनकी कॉपी करके उस आधार पर भाषण दिया, और आज तक उसके ऊपर 74,000 लाइक्स आज भी मेरे उस वीडियो के ऊपर हैं। इसलिए मैं भी कहीं ना कहीं वीर कुमार जी के अनुसरण और पद चिन्हों का शिष्य रहा हूं, लेकिन मुझको का आशीर्वाद नहीं मिला। मैं निवेदन करूंगा हमारे विनोद जी से कि संत जी के आशीर्वाद से पहले किताब का विमोचन करा दिया जाए, उसके बाद संत महाराज जी का आशीर्वचन हमें प्राप्त होगा। कृपया करके किताबें, वो विमोचन की जो किताब है वो हमारे जितने भी यहाँ उपस्थित अतिथि हैं उनके हाथों में पकड़ाई जाए और वो एक साथ इसका विमोचन करें। इधर रंजीत जी आप भी दे दो, श्रवण जी आप भी दो, सबको एक। रंजीत जी, मैं सभी सम्मानित अतिथियों से निवेदन करूंगा कि एक बार खड़े होकर इस पुस्तक का विमोचन करें, और उसके पश्चात आप सभी आप विराजे, आप स्थान ग्रहण करें। उस सभा में उपस्थित सभी आप स्थान ग्रहण करें। आगे टेबल आ जाती है, टेबल पे आ जाओ बस, स्टैंड ये हटाओ विनोद जी बीच में आ जाइए। विनोद जी, इसलिए गीता में कहा गया है कि कर्म सर्वश्रेष्ठ है, व्यक्ति नश्वर है, आत्मा अजर है, और कर्म श्रेष्ठ है। यदि कर्म अगर श्रेष्ठ होंगे तो निश्चित तौर पर आपको भी इसी तरीके से याद किया जाएगा, जिस प्रकार से आज वीर कुमार जी की स्मृतियों का संयोजन करके विनोद जी ने इस पुस्तक के अंदर उसको समावेश किया है। मैं चाहता हूं कि आप आज यहाँ से एक प्रण करके जाएं कि आपके भी सत्कर्म इसी प्रकार से हों, और अजमेर की इस पावन धरती के ऊपर आप सभी का सहयोग बना रहे, और इसी प्रकार से अजमेर के हितों की रक्षा करने के लिए आप सभी यहाँ पर कटिबद्ध होकर अपने स्थान पर प्राप्त करें। धन्यवाद बहुत बहुत। और अब मैं निवेदन करना चाहूंगा हमारे आज के मुख्य अतिथि आदरणीय श्री स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती जी के भी पधारे, और सभागार में उपस्थित सभी सुधीजनों को मंगल कामनाओं सहित अपना आशीर्वचन प्रदान करें। नारायण श्री हरि। गंगा गंगेतियो ब्रूयात् योजना नाम शतैरपि मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णु लोकम गच्छ सदा। एक ऐसे सन्यासी से और राजनीति की राष्ट्रवाद की धारा में बहने वाले व्यक्ति के ऊपर लिखित पुस्तक का अनावरण करने का आग्रह जब इस पुस्तक के लेखक विनोद चौहान जी ने किया, मैं तो पिछले 2 वर्षों के बाद, ऐसे तो अजमेर में 27 साल बाद आया, 27 वर्ष पहले एक बैठक की दृष्टि से आया था, और इस बार अखिल भारतीय संत समिति
कि प्रदेश कार्य समिति की बैठक के लिए आया था। विनोद जी ने आग्रह किया, उन्होंने कहा पुस्तक का विमोचन करना है। फिर यहाँ आने के बाद सबको सुनने के बाद जो मन बना सका, मैंने बड़े ध्यान से धर्मेंद्र जी को सुना। संयोग से सन 2002 में संघ के प्रचारक के नाते 6 महीने के लिए मैं राजस्थान आया, लेकिन मेरा संन्यास 41 वर्षों का है, सन्यासी था और 15 साल प्रचारक जीवन के पूरे कर दिए थे। अब अखाड़े का दबाव था, गुरु परंपरा का दबाव था, वापसी करके वहां संभालना था। मुझे बहुत ज्यादा आपसे चर्चा नहीं करनी, क्योंकि स्वर्गीय वीर कुमार जी के बारे में छोटी छोटी घटनाओं की भी चर्चा है। राजनीति का एक दौर था और आज भी एक दौर है। पुराने लोग कहते हैं कि नया में बहुत कुछ बदल गया है, सच में बदला। बीच का एक पूरा कालखंड ऐसा बदला कि राजनीति लीडर से डीलर पर शिफ्ट हो गई। अगर 2014 के बाद मोदी युग नहीं आता तो राजनीति पूरी की पूरी डीलर के पास ही रहती, पुनः लीडरशिप पर शिफ्ट नहीं हो पाती। एक कठोर सच्चाई है। और अलग अलग नगरों में, अलग अलग स्थानों पर पूरे देश में कार्यकर्ता खड़े हुए, राष्ट्रवाद के परचम को लहराए रखा, कितना कष्ट सहा। आज एक पीढ़ी खड़ी है, स्वर्गीय वीर कुमार जी के नाम पर जिनकी आंखों में आंसू आ जाए, खड़े होकर के कुछ देर तक कर्तव्य ध्वनि कर सके, मेरे गुरुदेव, एक बड़ी बात है। बेटा, जीवन 2 प्रकार का होता है, एक चिता के इस पार का जीवन, एक चिता के उस पार का जीवन। जो चिता के उस पार का जीवन है उसे आप इतिहास कह लो। चिता के उस पार के जीवन को, व्यक्ति की चिता जलने के बाद, व्यक्ति की अंत्य क्रिया पूर्ण होने के बाद कुछ लोग जिसको जीवन में याद कर सके समय समय पर कि काश आज वो रहते तो मेरा मार्गदर्शन ऐसे करते। मैं समझता हूं जीवन का जो पुरुषार्थ चतुष्टय है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, सही मायने में मोक्ष यही है। अगर आप हमसे पूछें कि मोक्ष अथवा स्वर्ग प्राप्ति क्या है, तो मेरा उत्तर इतना ही होता है कि जीवन के उस वेला में जहां इस शरीर को तो जाना है, इससे तो इनकार नहीं है कि शरीर नहीं जाएगा, सभी को जाना है। सबका एक निश्चित अवधि है इस रंगमंच पे काम करने का। हम सभी कर रहे हैं अपनी अपनी भूमिकाओं में, लेकिन जाते समय एक लंबी सांस खींच करके अगर कोई व्यक्ति यह कहे कि मैं अपने जीवन में जो करना चाहता था, जिन आदर्शों के लिए जिया, जिस धर्म के लिए जिया, जिस राष्ट्र के लिए जिया, जितना मेरे पुरुषार्थ में संभव था हम पूर्ण किए। जिंदगी तुम क्या ठुकराओगे मुझे, मैं मौत का आलिंगन करके अब इस दुनिया को ठुकरा करके चलता बना। इसे मुक्ति अथवा मोक्ष कहते हैं। दुनिया देखती रह जाती। मैं मानता हूं शायद यही जीवन। एक अजय मेरू इस नगर पालिका में एक स्थान पर किसी के लिए 20 साल बीतने के बाद भी आंसू बहाने वाले मिले। मैं परसों शाम को पूज्यपाद सेवानंद जी के यहाँ कुछ भक्त आ गए तो वार्ता होने लगी कि सनातन धर्म और बाकियों का अंतर इतना ही जान लो
कि ब्रिटेन में कुछ संत गए थे, वो संत समिति से जुड़े हुए थे, तो टहलने के निकले तो कब्रिस्तान रास्ते में पड़ गया, तो देखा कि एक नवयुवती एक कब्र पर पंखा जल रही थी। तो इन लोगों को लगा ये कोई सती है, पतिव्रता है, जाके प्रणाम किया और अंग्रेजी में पूछा कि आप ऐसा क्यों कर रही हैं? आप तो भारत में जो सतीत्व की परंपरा है, जो हमारी जौहर परंपरा है, स्त्री के बलिदान की गाथा है, लगता है आप उससे प्रेरित है। तो उस महिला ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है। मेरे खानदान का एक रीति है कि पति की कब्र की मिट्टी जब तक सूखती नहीं तब तक हम दूसरा विवाह नहीं कर सकते। तापमान गिरा हुआ है, मिट्टी सुखा रही है। तो संस्कृतियों के फर्क को समझिए, राजनीति के इस फर्क को समझिए। लोकतंत्र का आह्वान कर देने से, लोकतंत्र की बात कर देने से कोई जननायक रातों रात नहीं बन जाता। किसी के लिए हृदय में प्यार अथवा आंखों में आंसू किसी नायक के लिए एक दिन दो दिनों में नहीं पैदा हो जाते। और उस दौर में जब नेता का अर्थ होता है, हम तो उस दौर में जी रहे। मैं धर्माचार्य हूँ, मुझे कहने में हर्ज नहीं कि मंदिरों में आने वाले 99% लोग बगैर मांगे नहीं जाते। इतनी जल्दी है, फिर भी वो हाथ जोड़ते हुए, हार्न बजाते हुए इतना तो जरूर बोलेंगे कि बल मुझे विद्या दे वही हरो कलेश विकार। आप जरा इस लाइन को सुन लीजिए। मंदिर में बगैर मांगे नहीं जाते। नेता की देहली पे, नेता के चौखट पर तब तक व्यक्ति नहीं जाता कि जब तक उसको कोई काम न हो। और नेता गया सो गया। नया नेता, क्योंकि हर युग के देवता, हर युग के आदर्श और हर युग में नेता वो अपने अनुसार बना लेंगे। कुछ तो दमदारी रही होगी, कुछ तो बात रही होगी वीर कुमार की कि 20 वर्ष बीतने के बाद भी एक सभागार में कुछ लोग बैठे। निश्चित तौर से मैं यही कहूंगा कि हम पुनः एक नए दौर में प्रवेश करेंगे। उस दौर में यह सच है कि राजनीति एक नए इबारत को लिख रही है। सौभाग्य से इस मंच पे मेयर, डिप्टी मेयर, पूर्व मेयर ये सभी बैठे हैं और धर्म के साथ राजनीति का एक अधिष्ठान इस मंच पर है। और ये उस विचारधारा को मानते हैं जिस विचारधारा को पल्लवित, पुष्पित और आपके सामने नए रूप में पंडित दीनदयाल उपाध्याय लेकर के आए। दीनदयाल जी के एकात्म मानव दर्शन की बहुत चर्चा है, लेकिन सच है कि एकात्म मानव दर्शन पर उन्होंने व्याख्यान दिया, कोई पुस्तक नहीं लिखी। सिर्फ उनकी 2 पुस्तक है, वो एक है चंद्रगुप्त और एक है आचार्य शंकर। वो मानते थे आधुनिक राष्ट्र के निर्माता धर्म की दृष्टि से शंकर की विजय का उद्घोष करके धर्म का चक्रवर्ती कोई सम्राट है तो भगवत पाद जगतगुरु शंकराचार्य है। और आधुनिक भारत राष्ट्र जो है आज जो खड़ा है उसका कोई विजयी सम्राट है तो वह चंद्रगुप्त है। तो धर्म के अधिष्ठान पर चंद्रगुप्त का साम्राज्य खड़ा हो, उसके लिए एक चाणक्य की भूमिका थी जो धर्म के अनुष्ठान पर था। और इस तीनों का जो त्रिकोण का मेल है उसका नाम है एकात्म मानववाद। अगर ये समझ सके तो आप इन सारी बातों को और उस एकात्म मानववाद के अधिष्ठान पर अगर जिसने अपनी राजनीति को जिया है, किया है, ऐसे स्वर्गीय वीर कुमार जी को हम कहेंगे यह पुस्तक इतिहास में अंकित हो गई। और मैं विशेषकर विनोद चौहान जी को इस बात के लिए बधाई दूंगा कि जिस दौर में वामपंथियों ने इतने कुत्सित कर्म किए, ऑन रिकॉर्ड किए, इतने पाप किए इस देश की प्रतिष्ठा को गिराने में कि श्री राम जन्मभूमि के मुकदमे में 18 इतिहासकारों के फर्जी लिखित किताब कोर्ट में लगे थे। इलाहाबाद हाई कोर्ट के लखनऊ बेंच के फैसले में
उन 18 इतिहासकारों के नाम लिखे जिनकी पुस्तकें NCERT में पढ़ाई जाती थी। फिर कहा कि ये 18 के 18 व्यक्ति न कभी अयोध्या गए, न इन्होंने राम जन्मभूमि को जाना, न राम को जाना, लेकिन सेंट्रल सुन्नी वक्फ बोर्ड के पक्ष में फर्जी किताब लिख करके इन्होंने कोर्ट में जमा किया। 18 के 18 उन साक्ष्यों को कोर्ट ने खारिज कर दिया। उस अविश्वास के भयंकर दौर में अगर हमने अपने स्थान स्थान के नायकों को जानने समझने का अवसर प्रदान किया, मैं बधाई दूंगा इस नगर महापालिका की मेयर साहिबा को, डिप्टी मेयर को, कि आपने इस हाल में स्वयं उपस्थित रह करके अपने पूर्व मेयर को एक इतिहास के रूप में जो श्रद्धांजलि दी है, कम से कम आने वाली पीढ़ी एक डॉक्यूमेंट है, इस डॉक्यूमेंट के रूप में कम से कम याद तो रखेगी और नई पीढ़ी जिसे राजनीति करनी है वो ये तो जान सकेगी कि नेता कहते किसे है, नेता होता कौन था। मरने के 20 साल बाद भी अगर 4, 5, 10 लोग इस सभागार में बैठ करके उनके लिए भावपूर्ण शब्द प्रयोग कर रहे हैं तो मैं समझता हूँ किसी राजनीतिक व्यक्ति के लिए अविश्वास के भयंकर वातावरण में इससे बड़ी श्रद्धांजलि और इससे बड़ा राजनीति के प्रति विश्वास और कुछ नहीं हो सकता। जब कोई मरे हुए 20 वर्ष के बाद के व्यक्ति के लिए कोई वर्तमान मेयर या कहे तो मैं उनके पदचिन्हों पर चलने का प्रयास कर रही हूँ और मेरे बैठने के स्थान पे उनका चित्र लगा है, ये सबसे बड़ी श्रद्धांजलि है। और मैं धर्माचार्य के नाते इतना ही कहूँगा कि राजनीति धर्म की अनुगामी होकर के अगर इस मार्ग पे अपने पितरों को श्रद्धांजलि होती क्या है, यही तो है कि इस मार्ग पे सहज भाव से बढ़े तो मैं समझता हूँ इस राष्ट्र की एकता और अखंडता को कोई आंख उठा के देख न सकेगा। नारायण श्री। धन्यवाद आचार्य श्री। और आपके इन अनमोल वचनों के साथ निश्चित तौर पर एक मार्गदर्शन रूप में राजनीति के अंदर कार्य करने का एक हमें प्रेरणा स्रोत मिली। और आपने जो बात बोली, मैं 2 शब्दों में अपनी बात आपको बताना चाहूँगा कि राजनीति का यदि हम, आपने जो कहा कि इस विचार की जो राजनीति चल रही है कि राजनीति का अगर संधि विच्छेद किया जाए तो सनातन धर्म और जो इस वर्तमान में राजनीति काल में जो राजनीति चल रही है तो राज और नीति, अर्थात या तो राज करने के लिए नीति बना लो या नीति के आधार पर राज कर लो। और निश्चित तौर पर एक ऐसी पार्टी का राज हमारी भारतीय जनता पार्टी का राज है जिसने एकात्म मानववाद के तहत चलते हुए नीतियों के आधार पर राज करने की बात करी है। और उसी का फलस्वरूप है कि आज जहां पर नीतियों के आधार पर जो भी उनके जो मुद्दे थे, हमारे जो मुद्दे थे वे साकार हो रहे हैं और जो राज करने के लिए नीतियां बनाते थे वे आज कहां कहां दौड़ रहे हैं, ये आप सबको पता है। इसीलिए मेरा निवेदन है कि धन्यवाद स्वरूप में मैं निवेदन करना चाहूँगा, इस कार्यक्रम के बाद अल्पाहार का भी कार्यक्रम रखा गया है, लेकिन धन्यवाद के रूप में मैं निवेदन करना चाहूँगा हमारे कार्यक्रम। और एक सूचना भी है कि ये सभागार में जब आप बाहर जाएंगे तो ये किताब उपलब्ध है, शुल्क 200 रुपये है। मेरा आप सभी से निवेदन है कि कृपया करके आप अगर ऐसा समझें तो ये किताब जरूर यहाँ से लेकर जाएं। और मैं निवेदन करना चाहूँगा एडवोकेट रंजीत सिंह जी को कि वे आए, पधारें। और कहीं ना कहीं ये भी रंजीत सिंह जी के लिए भी निवेदन कर दूं कि ये कहीं ना कहीं विनोद जी के, जिसे कहते हैं ना बैक सपोर्टर, पीछे से जो है फिल्म के अगर हीरो विनोद जी हैं तो डायरेक्टर रंजीत जी हैं। ऐसे डायरेक्टर साहब को मैं निवेदन करना चाहूँगा कि हमारे सम्मानित अतिथि और गुरुजनों का धन्यवाद ज्ञापित करें। श्री रंजीत सिंह। परम श्रद्धेय वीर कुमार जी की पुस्तक विमोचन शेर अजमेर में पधारे हमारे धर्मगुरु मेयर साहब, डिप्टी मेयर साहब और मेरे बड़े भाई धर्मेंद्र जी गहलोत एवं आप सभी अपना अमूल्य समय निकाल कर पधारे, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। और विनोद जी चौहान
जिनकी पुस्तक विमोचन के माध्यम से ये हमें अवसर प्राप्त हुआ कि हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। वरना मैं जिस वार्ड से हूँ वो वीर कुमार जी का ही वार्ड है। हमारी भाभी जी सामने बैठी है। मैं 22 वर्ष बाद आज देख रहा हूँ कि वो मुस्कुरा रही हैं, तो मैं उनके भी चरण स्पर्श करूंगा, क्योंकि मैंने 22 वर्ष बाद देखा है आपको, और आप यहाँ पधारे उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी यहाँ पधारे उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद। जय भारत, जय हिंद। एक बार मेरे साथ वीर कुमार, वीर कुमार, वीर कुमार। धन्यवाद। धन्यवाद आचार्य श्री। और अल्पाहार लेकर यहाँ पर उपस्थित सभी हमारे अतिथि